हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल-यूशेक लॉ एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अवोगाड्रो लॉ, ये सब पढ़ा था। आज हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, लाइक एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है भाई? मास ऑफ एन एटम, किसी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। पर उस टाइम क्या था कि हम मास नहीं जानते थे। एट दैट टाइम वी डोंट नो द मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस भी नहीं था कि जिससे हम मास को मेजर कर पाए। ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करूँ कि मुझे किसी ब्लॉक के मास को मेजर करना है। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया और उसके मास को मैंने अज्यूम कर लिया कि 1 kg है। और फिर मैंने क्या किया, उस ब्लॉक के मास को मेजर करना तो उसको तराजू के एक साइड रखा, दूसरे साइड मैंने मेरे सिलेंडर रखने स्टार्ट किए। और मैंने देखा जब 20 सिलेंडर रखे भाई, तब उस ब्लॉक के मास के इक्वल आ रहा है। तो मैंने कहा उस ब्लॉक का मास किसके इक्वल हो गया? 20 सिलेंडर के मास के इक्वल हो गया। अब हमने एक सिलेंडर के मास को अज्यूम कर लिया था, दैट इज 1 kg। तो हमारा जो ब्लॉक का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। क्योंकि ये लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 20 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर, है ना। एक बहुत बड़ी लाइन हमें लिखनी पड़ रही थी, 20 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर, 10 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर। किसी का मेजर करना था मास, मान लो वो 50 सिलेंडर के इक्वल आया तो 50 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर। तो मास ऑफ सिलेंडर्स बार बार लिखने की बजाय हमने क्या किया, एक सिलेंडर को 1 kg अज्यूम किया और 50 जिसके मल्टीपल में था तो 50 kg लिख दिया, 20 के मल्टीपल में था तो 20 kg लिख दिया, है ना। हमने उसको थोड़ा आसान बना दिया भाई। ठीक है। तो अगर मैं के बारे में बात करूं कि ब्लॉक का मास कितना है, 20 kg, है ना। और वो केजी कहाँ से आया? सिलेंडर, मतलब मैंने सिलेंडर के रिस्पेक्ट में उसका मास बताया है। एक्चुअल में तो हम उसका मास नहीं जानते हैं ना। हमने एक चीज को स्पेसिफिक, एक को यूनिफाइड मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में बाकी का हमने बताया, तो हम कहेंगे हमने ये रिलेटिव मास निकाला है ब्लॉक का। और किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकाला है? सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा। सेम हमने एटम के केस में किया कि हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब एटम का मास निकालना था। अब हमारे पास कोई डिवाइस तो है नहीं बेटा कि हम उससे मास को मेजर कर पाए। तो हमने क्या किया, एक एटम को स्टैंडर्ड मान लिया। पहले हमने हाइड्रोजन को लिया स्टैंडर्ड एटम के लिए, फिर फर्दर ऑक्सीजन को लिया और लास्ट में अब हम स्टैंडर्ड एटम कार्बन को मानते हैं। तो हमने एक एटम को स्टैंडर्ड माना और उसके रिस्पेक्ट में बाकी एटम्स का मास निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने मान लिया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, किसी का भी मास मेजर करेंगे वो 1/12 द मास ऑफ 1C12 एटम के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट फर्दर डिसाइड किया था। तो मास ऑफ, मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन निकालना है, तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का कार्बन के रिस्पेक्ट में मास निकाला। मैंने देखा ये 14 टाइम आ गया, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम के। मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला, वो 16 टाइम आ गया भाई, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम के। सेम मान लीजिए हमने सल्फर का निकाला, वो 32 टाइम्स आ गया, 1/12 द मास ऑफ C12 एटम के। मान लीजिए मास ऑफ हमने Na एटम निकाला, वो 23 आ गया, 1/12 मास ऑफ C12 एटम के। ठीक है। तो इस 1/12 मास ऑफ C12 एटम को हमें बार बार लिखना पड़ रहा था। जैसे यहाँ पे मुझे मास ऑफ सिलेंडर बार बार लिखना पड़ रहा था। किसी का भी मैं सिलेंडर के रिस्पेक्ट में जब मास निकाल रही थी तो उस सिलेंडर को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था ना। सेम यहाँ मुझे 1/12 मास ऑफ C12 एटम, 1/12 मास ऑफ C12 एटम बार बार लिखना पड़ रहा था। तो मैंने इसको एक यूनिट में बना लिया भाई, एक स्पेसिफिक यूनिट में लिखा कि ये AMU के इक्वल है।
तब मुझे मान लीजिए मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो मैं 14 AMU लिख दूंगी, क्योंकि इस सब को मैंने क्या मान लिया, AMU। ऐसे मुझे मान लीजिए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए तो हम क्या कहेंगे, 16 AMU। मास ऑफ 1 Na एटम चाहिए 23 AMU। मास ऑफ सल्फर एटम चाहिए 32 AMU। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम को मैंने क्या मान लिया, AMU मान लिया, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट बेटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमें AMU तो पता चल गया, लेकिन हमें इस एक्चुअल में 1/12 मास ऑफ C12 एटम की वैल्यू नहीं पता थी, है ना, या मैं यूं कहूँ कि उस AMU की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तो हम उस टाइम एक डिवाइस आ गया था मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो मास कैलकुलेट कर रहा था एटम का, तो वहां से हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली मास ऑफ 1C12 एटम की। भाई हमें मास ऑफ 1C12 एटम की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। तो हमने क्या किया कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम को कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच tells that how many time an atom of an element is heavier than 1/12 mass of C12 एटम। कि एटॉमिक मास वो नंबर है जो हमें बताता है कि कोई एलिमेंट 1/12 मास ऑफ C12 एटम से कितना हैवियर है। जैसे कि मैंने देखा कि मास ऑफ Na एटम तो क्या आ गया 23 इंटू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ गया 16 इंटू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ नाइट्रोजन जब हमने देखा तो वो कितना आ गया 14 इंटू 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। ठीक है भाई, तो मास ऑफ ऑक्सीजन को मैंने 1/12 मास ऑफ C12 एटम को क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया AMU। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितना आया 16 AMU। मास ऑफ सल्फर एटम हमारे पास कितना आ गया 32 AMU। ऐसे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे 16 AMU। मास ऑफ सोडियम एटम की बात करेंगे 23 AMU। ठीक है, तो ये AMU किसके इक्वल आ गया है 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम के। हमने क्या किया मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मास ऑफ 1C12 एटम को मेजर किया और ये वैल्यू थी 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है भाई, हम 1 AMU निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या था मास ऑफ 1C12 एटम, लेकिन AMU को हमने क्या माना था 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। तो मास ऑफ 1C12 एटम को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 AMU आ जाएगा। 1 AMU जब मैंने 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम को 12 से डिवाइड किया तो यह आ गया भाई 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और बाद में हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल है किसका, अवोगाड्रो नंबर का। इसको हम लिख सकते हैं 1/Na ग्राम के इक्वल। ठीक है, Na की वैल्यू, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मान लीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मुझे लिखना है तो वो कितना आया था 16 AMU। AMU की जगह अब हम क्या पुट कर सकते हैं, या तो मैं इसको अपॉन में Na पुट कर दूं, 1/Na भी तो पुट कर सकते हैं AMU की जगह, या फिर हम 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पुट कर सकते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मैंने लिख दिया 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻20 ग्राम। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर हम बात करते कि मास ऑफ मान लीजिए नाइट्रोजन हमें लिखना था तो वो कितना हो जाता, मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास हो जाता 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ सल्फर हमें लिखना पड़ता तो वो हो जाता 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका था हमारे पास, और हम एटॉमिक मास डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट ना करके कार्बन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास लिख रहे थे, कार्बन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास था भाई, है ना, किसी के रिलेटिव में हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपसे पूछा जाए तो वो दोनों सेम ही थिंग है, क्योंकि एटॉमिक मास एक्चुअल में हमने कार्बन के रिस्पेक्ट में ही निकाला था। कार्बन को स्टैंडर्ड एटम मानते हुए हमने
बाकी एटम्स का मास कैलकुलेट किया था, तो वो एक तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास ही था। ठीक है, आगे है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल। हमारा 1 मोल किसके इक्वल होता है भाई? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल में एन पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अगर हमें 1 मोल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है तो वो मोलर मास कहलाएगा, कि हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मान लीजिए मास ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मुझे चाहिए, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास ऑफ सल्फर हमें चाहिए, मोलर मास ऑफ सल्फर, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। मोलर मास ऑफ सोडियम हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ठीक है बेटा, तो अब ये 1 मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? कि 1 मोल हमारा इक्वल हो गया मास ऑफ 1 एटम इंटू 1। हम कह सकते हैं कि मोलर मास एक्चुअल में हमारा क्या आ गया? कि मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल। ठीक है, और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 16 AMU। हम पहले एटॉमिक मास यूनिट में इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। और 1 मोल हमें पता है किसके इक्वल होता है? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, Na के इक्वल। ठीक है, 16। अब AMU हमारा किसके इक्वल आया था? AMU हमारा आया था 1/Na ग्राम के इक्वल। तो मैं AMU की जगह 1/Na पुट कर सकती हूँ, और इनटू में भी क्या है? Na है, Na से Na कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 16 ग्राम। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना था? 16 AMU, लेकिन उसका मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। ऐसे मैं बात करूं, नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना है? 14 AMU, लेकिन नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14 ग्राम। तो यहां से हमें क्या पता चला? कि 1 AMU इक्वल है किसके? 1 ग्राम के। ठीक है, जब हम 16 AMU लिख रहे हैं मीन्स हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट है ना, उसका एटॉमिक मास बता रहे हैं भाई। लेकिन उसी की जगह अगर हम 16 ग्राम लिख रहे हैं तो हम उसका मोलर मास बता रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। AMU मतलब आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राम लगा रहे हैं मीन्स आप मोलर मास की बात कर रहे हैं, आप 1 मोल सब्सटेंस के मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मोलर मास भी एक तरीके से एटॉमिक मास ही है, लेकिन हमने उसको किस में कैलकुलेट कर दिया? ग्राम में, है ना। हम एटॉमिक मास को AMU में मेजर कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट में, और अगर उसी को मैं ग्राम में लिख रही हूँ तो वो क्या बन जा रहा है? एटॉमिक मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। और AMU हमारा इक्वल है ग्राम के ही, क्योंकि AMU हमारा 1/Na के इक्वल होता है, और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल। और मास ऑफ 1 एटम हमने ऑक्सीजन 16 AMU निकाला था, और 1 मोल हमारा अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है बेटा। AMU को मैं 1/Na लिख सकती हूँ, Na से Na कैंसिल, और ये हमारा 16 ग्राम आ गया था। ठीक है, तो हमारा AMU और ग्राम इक्वल होता है, बट AMU में हम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करते हैं। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास दोनों चीज सेम है भाई, है ना। एटॉमिक मास को रिलेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड एटम के रिस्पेक्ट में सबका मास निकाला है इसीलिए। और ग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो वो मोलर मास है, या उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 मोल हमारा अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, या हम ये कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आया था? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था भाई। और इसी को जब हमने मेजर किया 12 से डिवाइड करके AMU निकाला, तो AMU हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया था, या हम ये कह सकते हैं 1/Na ग्राम के इक्वल आ गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
बस मेन तो आपको ये याद रखना है कि वे 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल है। ठीक है, या ये याद रख सकते हो कि 1 MU रेसिप्रोकल होता है अवोगाड्रो नंबर का।